हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बात करेंगे वर्धन वंश की। चलिए शुरू करते हैं। वर्धन वंश। वर्धन वंश या इसको हम कहते हैं पुष्यभूति वंश। इससे पहले हमने बात की थी गुप्त साम्राज्य की गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां और समाज के बारे में। आज हम बात करते हैं वर्धन वंश। जैसे ही गुप्तोत्तर काल के अंदर शक्ति क्षीण होती जाती है और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पाटलिपुत्र का महत्व घटना शुरू हो जाता है और उसके बाद में कन्नौज एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से बनता है और उस समय एक उत्तर भारत के अंदर नया राजवंश पैदा होता है, वर्धन वंश। वर्धन वंश के अंदर मुख्य रूप से 3 शासक हुए। वर्धन वंश के अंदर मुख्य रूप से 3 शासक। इसके अंदर पहला शासक जिसका नाम आता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में इसके प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिसके अंदर सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राज्यवर्धन। उसके बाद में हर्षवर्धन और एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री या राज्यश्री भी कहीं कहीं एक अंकित मिलता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन वर्धन वंश का शासक बना था और इस समय इस वंश की जो राजधानी थी वो राजधानी थी थानेश्वर। हर्ष के शासक बनने से पूर्व वर्धन वंश की जो राजधानी थी उसकी राजधानी के बारे में हम बात करें तो इसकी राजधानी का नाम था थानेश्वर। दिल्ली के पास में हरियाणा के अंदर स्थित स्थान थानेश्वर राजधानी थी। राज्यवर्धन इस वंश का शासक बना, लेकिन राज्यवर्धन के शासक बनने के तुरंत बाद में यहाँ पर एक गौड़ वंश का बंगाल का एक शासक था गौड़ नरेश, जिसका नाम था शशांक, जिसने क्या कर दिया था, धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया था। राज्यवर्धन को 606 ईस्वी के अंदर किसने मारा था? बंगाल का शासक था, बंगाल के शासक जिसका नाम था शासक गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक इसने 606 ईस्वी के अंदर धोखे से इस राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद में इस काल के अंदर हर्षवर्धन के इस समय राज्यवर्धन के समय यहाँ मालवा का शासक था जिसका नाम था देवगुप्त। क्या नाम था? मालवा का शासक था देवगुप्त। देवगुप्त ने क्या किया? देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और ये ग्रहवर्मन कौन था? ग्रहवर्मन राजश्री का पति था। राजश्री का पति था जो मोखरी वंश का था, मोखरी वंश का, जिसका नाम था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन की हत्या किसने की? मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया और कन्नौज के ऊपर आक्रमण करके इस राजश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और ऐसी स्थिति के अंदर राजश्री यहां से भाग करके पहाड़ों के अंदर चली गई। जब 606 ईस्वी के अंदर राज्यवर्धन की हत्या हो गई और 606 ईस्वी के अंदर राज्यवर्धन की हत्या के बाद में जो वर्धन वंश का शासक बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 ईस्वी के अंदर इस वंश का शासक बनता है। राज्यारोहण हर्षवर्धन का 606 ईस्वी के अंदर होता है और ये 647 ईस्वी तक वर्धन वंश का शासक रहता है। और ये जैसे ही सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो इसके सामने मुख्य चुनौतियां होती है। सबसे पहला, अपने बड़े भाई का बदला लेना। अपने बड़े भाई की जो बंगाल के शासक गौड़ नरेश शशांक के द्वारा हत्या की गई थी उस हत्या का बदला लेना।
और दूसरा अपनी बहन राजश्री को खोज निकालना। इसलिए इसने जैसे ही हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बना और उसके बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर दी। हर्ष की राजधानी थी, हर्ष की राजधानी कन्नौज। कन्नौज इस समय राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा था और इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद में हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को खोजने का कार्य शुरू किया और राजश्री को खोजने के लिए उसने विंध्याचल पर्वत के अंदर एक बौद्ध भिक्षु का नाम मिलता है दिवाकर मित्र, जिसकी सहायता से हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को खोज निकाला और उसको सती होने से बचाया था। हर्ष ने किसकी सहायता से? एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम मिलता है दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र की सहायता से इसने हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को विंध्याचल पर्वत के अंदर से खोज निकाला था और उसने और सती होने से बचाया था। इस समय हर्ष ने इस बंगाल के शासक शशांक को हत्या करने के लिए इसने अपनी एक सेना तैयार की और उसको सबसे पहले अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने का कार्य किया। और ये दो महत्वपूर्ण कार्य हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के दौरान किए। और हर्षवर्धन के काल के अंदर ही एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसके अंदर वो वातापी का एक चालुक्य नरेश है जिसका नाम आता है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय क्या नाम आता है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश है, वातापी का चालुक्य या बादामी के चालुक्य नरेश, जिससे दोनों के मध्य पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में युद्ध होता है जिसके अंदर हर्ष की हार हो जाती है। और इस हार के बाद में पुलकेशिन की विजय होती है और पुलकेशिन का एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। इस विजय के बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। जिस पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध था वो युद्ध था नर्मदा नदी के किनारे, जहां पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। लेकिन फिर भी हर्ष ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार कर रखा था। हर्ष का साम्राज्य विस्तार में यहाँ पर बात करूं, इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था तो ध्यान दीजिए। हर्ष का साम्राज्य उत्तर के अंदर हिमाचल, जहां पर हिमालय पर्वतमाला है, यानी इधर उत्तर के अंदर कश्मीर को छोड़ करके हिमालय की तलहटी तक, उत्तर में हिमालय तक, और दक्षिण के अंदर नर्मदा नदी तक, नदी तट तक, और पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक ये हर्ष का साम्राज्य फैला हुआ था। हर्ष ने मगध पर भी अधिकार किया था। हर्ष ने मगध पर अधिकार करके उसने मगध राज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? मगध राज की उपाधि धारण की थी। हर्ष जो अपने शासनकाल के दौरान जो सभी धर्मों को सबसे पहले, जो कहने का मतलब वो शैव धर्मावलंबी था, पूर्व के अंदर सूर्य की उपासना करता था, इसलिए उसको शैव मतावलंबी माना जाता था। लेकिन वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था, इसलिए वो बाद में उसने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को उसने राजश्री प्रदान किया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा, पहले वो शैव अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी था, और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की महायान, कौन सी शाखा? महायान शाखा को उसने राजाश्रय दिया, सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया। हर्ष अपने प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के अंदर एक उत्सव आयोजित किया करता था। प्रति 5 वर्ष
प्रयाग के अंदर एक उत्सव आयोजित करता था। प्रयाग में उत्सव आयोजित करता था और उसके अंदर वो क्या करता था, बौद्ध भिक्षुओं को और गरीबों को दान दिया करता था प्रयाग सभा के अंदर। और एक कन्नौज के अंदर धर्म सभा का आयोजन भी करता था। कन्नौज के अंदर धर्म सभा का आयोजन होता था, जिसके अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवी और धर्मावलंबी लोग भाग लिया करते थे इसके अंदर। तो अशोक के सॉरी हर्ष एक महादानी भी था, जिस कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब इस सभा के अंदर, उत्सव के अंदर जब गरीबों को और भिक्षुओं को दान देता था तो अपने तन का, अपने शरीर के अंदर ऊपर जो भी अंग वस्त्र और जो भी हीरे जवाहरात होते थे वो सब कुछ दान दे देता था। इतना बहुत बड़ा दानी था। हर्ष ने अपने काल के अंदर 3 रचना ग्रंथ भी लिखे। हर्ष के स्वयं के ग्रंथ है जिसके अंदर नाम आते हैं, एक का नाम नागानंद, एक का नाम है रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। इस 3 ग्रंथों की रचना हर्ष ने स्वयं की थी। हर्ष के काल के अंदर कहा जाता है कि हर्ष के कन्नौज सम्मेलन का जब आयोजन किया गया छठी बार 643 ईस्वी के अंदर, कन्नौज के अंदर महासभा का आयोजन किया गया 643 ईस्वी के अंदर, जब छठी बार था कन्नौज धर्म सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है, तो एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल के अंदर भारत आया था और उसने यहाँ पर जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था इस समय, नालंदा विश्वविद्यालय, जो हर्षकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यहाँ से शिक्षा वगैरह ग्रहण की थी ह्वेनसांग ने। तो ये ह्वेनसांग 643 ईस्वी के अंदर कन्नौज के अंदर जो धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था उसका अध्यक्ष बनाया गया था ह्वेनसांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियां दी गई थी। और इस सभा के अंदर जब कन्नौज धर्म सम्मेलन का आयोजित किया गया 643 ईस्वी के अंदर, और इस सम्मेलन का ह्वेनसांग को अध्यक्ष बनाया गया और ह्वेनसांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियां दी गई। ठीक है। हर्ष ने बौद्ध विद्वान जयसेन को 80 गांव दान दिए थे। एक बौद्ध विद्वान था जिसका नाम मिलता है जयसेन, और इस जयसेन को हर्षवर्धन ने 80 गांव दान में दिए थे। हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन का एक दूसरा नाम मिलता है शीलादित्य, यानी हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन ह्वेनसांग हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी भी कहता है। पंच भारत का स्वामी किसी के स्वामी कौन कहता है? ह्वेनसांग कहता है। किसको कहता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। इस समय हर्ष के काल के अंदर जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम ह्वेनसांग मिलता है। हमने वो पहले चर्चा की। नालंदा विश्वविद्यालय के भरण पोषण के लिए जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो हर्ष ने 100 गांवों के राजस्व से यहाँ पर जो आय होती थी उस राजस्व के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भरण पोषण होता था। 100 गांवों से दान लिया जाता था, वो इस विश्वविद्यालय के भरण पोषण के लिए काम में लिया जाता था। हर्षवर्धन के काल के अंदर महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम आते हैं, जिसके अंदर आता है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी विद्वान था, जिसने कादंबरी और हर्षचरित नामक पुस्तकों की रचना की। कादंबरी और हर्षचरित। इसके अलावा एक मयूर और एक नाम मिलता है दिवाकर। ये हर्ष के कालीन विद्वान थे जो इसके संरक्षण के अंदर रहते थे। हर्ष के अपने दक्षिणी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार अधिक तीव्र नहीं कर सका, क्योंकि इसको नर्मदा नदी के तट पर ही पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोक दिया गया था, और जिसके अंदर हर्ष की हार हो गई थी। इस प्रकार से हर्ष की कोई संतान नहीं थी।
और हर्ष के कोई संतान नहीं होने की वजह से जैसे ही हर्ष की मृत्यु हुई 647 ईस्वी के अंदर, और इसी के साथ में 647 के ईस्वी के अंदर हर्ष की मृत्यु के साथ में ही पुष्यभूति वंश समाप्त हो जाता है। यहीं पर वर्धन वंश की अंत हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी और न ही उसका कोई उत्तराधिकारी था। ऐसी स्थिति के अंदर हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश की अंत हो जाता है या समाप्त हो जाता है। एक बार और नजर डालिएगा, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसका महत्वपूर्ण 3 शासक हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में वर्धन वंश का शासक बना राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की 606 ईस्वी के अंदर बंगाल के गौड़ शासक शशांक के द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई। और इसी समय मालवा का शासक देवगुप्त था, जिसने कन्नौज पर आक्रमण करके मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई, जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का पति था। तो राजश्री अपने पति की हत्या होने के बाद में भाग करके विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर चली गई, और 606 ईस्वी के अंदर जब हर्षवर्धन इस वर्धन वंश का शासक बना तो उसके सामने मुख्य चुनौती ये थी कि अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेना और अपनी खोई हुई बहन की खोज करना, पता लगाना। तो उसने 606 ईस्वी के अंदर जब हर्षवर्धन इस वर्धन वंश का शासक बना तो उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज स्थापित की, और उसने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर